हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भारद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, ओसिलेशंस जो हमारी 12th यूनिट थी उसका जो फर्स्ट पार्ट था ओसिलेशंस वो हम कंप्लीट कर चुके थे। उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी हो चुके थे। तो आज हम शुरू करते हैं उसका सेकंड पार्ट, दैट इज वेव्स। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं वेव्स क्या होता है। वेव्स हम एक टाइप से कह सकते हैं, एक टाइप से वो हमारा क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है। किसका? इक्विलिब्रियम पोजीशन से पार्टिकल का जो डिस्टर्बेंस होता है वो हम कह सकते हैं, उसको वेव कहते हैं उसको। ठीक है। तो इसमें देखो, जैसे मान लिया कोई वेव ट्रेवल कर रही है इस तरीके से, तो वेव में हम क्या करते हैं, क्या मान के चलते हैं वेव में, कि रियल में वेव के अंदर जो पार्टिकल होते हैं ना वो ट्रेवल नहीं करते, बल्कि वेव के अंदर जो एनर्जी होती है, एनर्जी होती है, जो मोमेंटम होता है, उनका जो ट्रांसफर होता है ना, वो क्या कहलाता है, वेव्स। ठीक है। उसमें जो रियल पार्टिकल होते हैं उस वेव के अंदर उनका जो मोशन होता है, पार्टिकल रियल में मोशन नहीं करते। पार्टिकल का मतलब पार्टिकल ट्रेवल नहीं करते, मोशन तो करते हैं वो, लेकिन अपने फिक्स्ड पॉइंट के उसमें। ठीक है। मतलब वो एसएचएम करते हैं पार्टिकल। तो एक पॉइंट से ऐसे हम कह सकते हैं कि हमारे जो इस वेव के अंदर है, सिर्फ ट्रांसफर किसका होता है, मतलब ट्रेवल कौन करता है, एनर्जी एंड मोमेंटम। सिर्फ ये दो टर्म ही हमारी वेव्स के अंदर ट्रेवल करती हैं। ठीक है। तो अगर हमसे ऐसे कहा जाए कि वेव के अंदर क्या ट्रेवल करता है, तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि पार्टिकल ट्रेवल करता है। रियल में वेव्स के अंदर क्या ट्रेवल करता है, एनर्जी, मतलब उस वेव की जो एनर्जी है एंड मोमेंटम है। ठीक है। तो वेव्स के अंदर जो पार्टिकल होता है एक फिक्स्ड पॉइंट पे होता है। तो इसमें देखो, रियल की जो वेव मोशन होता है, देखो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो देखो, ये डेफिनेशन होती है कि एक वेव मोशन क्या होता है, इज ए मीन्स ऑफ ट्रांसफेरिंग ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसे इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लिया अगर हम किसी वाटर के अंदर जब स्टोन को फेंकते हैं, तो देखो क्या होता है, जब देखो इस तरीके के कुछ रिपल्स बनते हैं वाटर की सरफेस पे, देखो ऐसे। और वो जब तक जाते रहते हैं, जब तक वो वाटर के एंड सरफेस तक मतलब ना होते, तब तक ये होता रहता है। तो इस टाइप से जो मोशंस होती हैं, ठीक है, उन्हीं उनको हम वेव्स ही कहते हैं। उनमें क्या होता है, पार्टिकल, एक्चुअली में पार्टिकल मूव नहीं कर रही होती, सिर्फ क्या मूव कर रहे होते हैं, मतलब क्या ट्रेवल कर रहे होते हैं, सिर्फ एनर्जी और उनका मोमेंटम इस तरीके से मूव कर रहा होता है। ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल होता है, जैसे मान लिया जो हमारा फ्लैग होता है, ठीक है, मान लिया जैसे ये फ्लैग है, ठीक है, इसके बीच में क्या है, मान लिया जो अशोक चक्र जो बीच में होता है इस फ्लैग के, देखो जैसे ये ऐसे ऐसे एयर के अंदर जैसे ये वेव करवा, जैसे इसकी वेव बनती है, तो क्या होता है, देखो ये जो बीच वाला जो इसमें अशोक चक्र की जो ये है, ये तो बीच में ही रहता है, लेकिन क्या सिर्फ जो वेव्स के अंदर ये इस तरीके से आगे की ओर जो मतलब बढ़ती रहती है, तो इनमें क्या ट्रांसफर होता है, मतलब क्या ट्रेवल करती है, एनर्जी एंड मोमेंटम। रियल में वेव्स के अंदर पार्टिकल का मोमेंटम, मतलब पार्टिकल में चेंज नहीं होता। पार्टिकल अपने अगर करता है तो अपने फिक्स्ड पॉइंट में एसएचएम करता है पार्टिकल, मतलब अपनी उस मीन पोजीशन के अराउंड वो एसएचएम करता है, लेकिन उसका जो ट्रांसफर नहीं हो सकता, मतलब पार्टिकल ट्रेवल नहीं कर सकते। अलग अलग पार्टिकल का हर एक पॉइंट पर जो पार्टिकल होता है उनका अलग अलग एसएचएम होता है। मान लिया इस पॉइंट पर क्या होगा, पार्टिकल अपनी अलग एसएचएम करेगा, इस पॉइंट पर दूसरा पार्टिकल होगा, मतलब पार्टिकल में पार्टिकल ट्रेवल नहीं कर सकते, सिर्फ क्या ट्रेवल करते हैं वेव्स के अंदर, एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है। हर एक पार्टिकल जो होता है उसमें पार्टिकल ट्रेवल नहीं करता, अपनी मीन पोजीशन के अराउंड वो एसएचएम करता है पार्टिकल वेव्स के अंदर। ठीक है। तो वे होती है हमारी वेव्स। अब देखो, इसमें जो वेव्स आई, हमने जो देखा, हमारी जो ट्रांसवर्स वेव्स थी, अलग अलग दो टाइप्स की वेव्स बनी थी, मतलब मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल मैकेनिकल आएंगी, उनमें भी फिर टाइप्स बनेंगे। पहले हम देखते हैं कि हमारी जो प्रोपेगेशन ऑफ वेव है वो कैसे प्रोड्यूस हुआ। ठीक है। तो देखो, तो हम क्या देखेंगे, पहले प्रोपेगेशन ऑफ ए वेव्स। देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमने ये कोई ओरिजेंटल एक्स वाई वाटर का सरफेस ले लिया। ठीक है। यहाँ पर पॉइंट ए, मतलब इस पे ये ले लिया, ठीक है, इसका मिडिल पॉइंट ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इस जो ये बीच वाला पॉइंट है इस पे हमने क्या किया, एक स्टोन फेंक दिया। ठीक है। इस वाटर, ये वाटर सरफेस है हमारा ओरिजेंटल। अब देखो, अब जैसे ही हमने यहाँ पे स्टोन फेंका, हमें पता है कि हमारे कुछ रिपल्स बनना शुरू कर देते इस तरीके से। तो क्या होगा, देखो वाटर जैसे ही हमने यहाँ पे स्टोन फेंका, तो क्या होगा, ये जो स्टोन है नीचे की ओर जाएगा इस तरीके से। मान लिया इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं ओ। जैसे ये स्टोन नीचे की ओर जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि देखो हमें पता है हमारा जो लिक्विड का सरफेस है वो एक तरीके से सॉलिड की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि वाटर की सरफेस पे हमेशा एक सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा होता है। ठीक है। अब जैसे ही ये जो पार्टिकल है जो हमने स्टोन फेंका नीचे की ओर, ये इसके मतलब नीचे की ओर जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका वाटर का कुछ रिस्टोरिंग फोर्स होगा,
ठीक है। ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, इस जो पार्टिकल जो नीचे की ओर गए हैं उनको अपनी पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसको अपने, मतलब देखो हम ऐसे कह सकते हैं हमारी जो वेव्स बनी थी ना उनमें मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर आएंगे। कौन कौन से, एक तो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स होता है, ठीक है, ये हो गया, एक तो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स होगा, ठीक है, और दूसरा कौन सी होगी हमारी इलास्टिसिटी। ये हमारी प्रॉपर्टी इस वाटर सरफेस पे एक्ट कर रही होंगी जिसके कारण हमारी वेव का मतलब ये पूरा मैकेनिज्म आया, जो हमारी वेव्स बनी उसका पूरा मैकेनिज्म यहाँ से आया था। इन दो फैक्टर के मेन, इन दो फैक्टर के कारण, रिस्टोरिंग फोर्स एंड इलास्टिसिटी के कारण। तो देखो ये जैसे ही जो पॉइंट मतलब जो हमारे पार्टिकल हैं ओ से जीरो की ओर गए तो एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा अकाउंट ऑफ, क्योंकि वाटर के अंदर एक इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, क्योंकि वो उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी। क्योंकि देखो ये पार्टिकल नीचे और गया और ये सरफेस क्या चाहेगी कि पार्टिकल यहीं पे रहे, तो ये इसके क्या करेगी, मतलब इसकी इलास्टिसिटी के कारण इसमें क्या हुआ, एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट हुआ। अब देखो ये जब नीचे की ओर गया तो क्या होगा, कुछ वर्क डन अगेंस्ट होगा, क्योंकि देखो जब ये पार्टिकल, तो क्योंकि ये इसको ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है इस तरफ, और लेकिन फिर भी ये पार्टिकल नीचे की ओर जा रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसा वर्क डन है जो इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये जो वर्क डन है ये रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, और ये जो वर्क डन है ये पॉइंट ए में, पॉइंट ए पर ये एक टाइप से पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है, क्योंकि ये इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट एक्ट करेगा, और यहाँ पे आके पॉइंट ए पर जो ये वर्क डन है ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अब ये जो पार्टिकल है वापस अपने जब ए से ओ की ओर जाएगा, ठीक है, ये होगा जब ये वापस ए से ओ की ओर जाएगा तो क्या होगा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि यहाँ पे आके जो हमारा वर्क डन था वो पोटेंशियल एनर्जी में, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, हम मान सकते हैं कि हमारा पार्टिकल मान लें यहाँ पे स्टॉप हो गया, तो ये जो वर्क डन है ये काइनेट पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया। उसके बाद पार्टिकल क्या करेगा, वापस ए से ओ की ओर जाएगा, तो क्या होगा, उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनर्शिया के कारण, ठीक है, कोई बॉडी रेस्ट में है तो मान लिया रेस्ट में ही रहेगी, ठीक है, मोशन में, मतलब ये इनर्शिया के कारण ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे आके एक टाइप से ये जो बॉडी का मतलब जो पार्टिकल थे हमारे रुक गए थे, है ना। उसके बाद ये जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें होगी थी, उसके बाद क्या होगा, वापस ए से की ओर, ए से ओ की ओर जाएंगे, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि पार्टिकल हमारा मोशन में हो गया, यहाँ पे आके एक टाइप से वो रेस्ट में आ गया था, उसके बाद वो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएंगे, मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी सारी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो जो पार्टिकल है वो, उसके बाद देखो जैसे यहाँ पे जाएगा, अब इनर्शिया के कारण देखो, क्योंकि यहाँ पे भी इनर्शिया के कारण पार्टिकल है ओ पे नहीं रुक पाया था, और यहाँ पे भी जैसे ही ए से ओ की ओर पार्टिकल जाएगा तो पार्टिकल ओ पे नहीं रुक पाएगा इनर्शिया के कारण, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो है अपनी इस मीन पोजीशन से ऊपर की ओर उठ जाएगा, मतलब ऐसे वेव्स तो बनेंगी ही, रिपल फैक्टर मतलब वेव्स की उस पे, साथ में ऐसे भी वेव बननी शुरू हो जाएंगी, देखो इसी तरीके से। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनर्शिया के कारण कोई पार्टिकल है जो वो अपनी एक पॉइंट पे नहीं रुक सकता, वो बी से मतलब इस पॉइंट से ऊपर की ओर भी वेव्स बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब इसकी जो सारी की सारी इस पॉइंट पे आके, मान लिया इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम भी, अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में, इस पॉइंट बी पर, ठीक है। तो इस तरीके से, तो जो ये पार्टिकल है, अब देखो यहाँ पे पार्टिकल इसी तरीके से मूव करा है, क्योंकि देखो पहले नीचे गया फिर ऊपर गया, क्योंकि इनर्शिया के कारण ये अपने एक पॉइंट पे नहीं रुक सकता। अब ये मोशन तो करेगा, मोशन करेगा, तो देखो इस पार्टिकल की मोशन कुछ किस तरीके से बनी है, अपनी देखो एक रेगुलर इंटरवल में वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, और जो रेगुलर इंटरवल में अपने आप को रिपीट करे वो कौन सी मोशंस होती हैं, पीरियोडिक, मतलब वो कौन सी वाइब्रेशंस होती हैं, पीरियोडिक वाइब्रेशंस। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि इस पार्टिकल के अंदर पीरियोडिक वाइब्रेशंस बनी, किसके, किन फैक्टर्स के कारण, उसके वाटर की जो इलास्टिसिटी है और जो इनर्शिया है, इन दो फैक्टर के कारण, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स तो होता ही है, जो ये किसके कारण बनी है, इनर्शिया के कारण एंड इलास्टिसिटी, इसमें दो मतलब मेन फैक्टर आए जो हमारे जो वेव्स बनने में यूज हुए, ठीक है। इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस होता रहेगा और हमें क्या मिलती रहेंगी, वेव्स, ठीक है। तो इस तरीके से वेव मोशन है, मतलब वेव्स जो है अपने मोशन के अंदर ट्रेवल करती हैं, तो वही हमारी क्या होती है, वेव्स। तो ये हमारा क्या था, मैकेनिज्म था, हमारी वेव्स कैसे बनी है। दो फैक्टर थे हमारे, कौन से,
एक तो आया था हमारा इलास्टिसिटी, मतलब जो वाटर की इलास्टिसिटी, उस इलास्टिसिटी के कारण हमारा रिस्टोरिंग फोर्स हो रहा था। और सेकंड था हमारा इनर्शिया, इनर्शिया के कारण मान लिया पॉइंट ए पर आ गया पार्टिकल, तो इनर्शिया के कारण वो ए पर नहीं रुक सकता, वापस ओ पर जाएगा, और ओ पर नहीं रुक सकता, वापस ऊपर बी की ओर जाएगा, तो वो इनर्शिया था फैक्टर। ठीक है, ये दो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर थे हमारे जो वेव्स थी उनके मैकेनिज्म में। ठीक है, तो ये हमारा था मैकेनिज्म ऑफ ए प्रोपेगेशन ऑफ ए वेव। ठीक है, अब देखो अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ वेव्स। अब हमने वेव्स में क्या देखा था, मतलब वेव्स क्या होती है हमारी, एक टाइप से डिस्टरबेंस होती है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से। अब देखो जो हमारा डिस्टरबेंस होता है, यानी मान लिया हम इसको वाई से डिनोट करते हैं, मान लिया ये जो हमारा डिस्टरबेंस है, ये देखो अलग अलग टाइप से हो सकता है। मतलब कैसे, मतलब जो हमारा डिस्टरबेंस है वो किस फॉर्म में हो सकता है, एक तो इन फॉर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन फॉर्म्स ऑफ, देखो ये भी अलग अलग चीज होएगा, इन फॉर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म कैसे बनेगी, अगर मान लिया हम एक एंड से, मान लिया हमने रस्सी को टाई कर दिया एक स्ट्रिंग से, मान लिया अगर हम मान लो इस पॉइंट से इसको जर्क दें इस तरीके से, तो देखो कुछ इस तरीके की वेव्स बनती हुई यहाँ पे आएंगी और यहाँ पे आके रुक जाएंगी। मतलब इस फॉर्म में जो होगा वो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब जो हमारा डिस्टरबेंस होगा वो किस फॉर्म में होगा, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में, क्योंकि इस पर हमारी जो एनर्जी, देखो मान लिया पहले इस पॉइंट पर था, फिर इस पॉइंट पर आया, फिर इस पॉइंट पर आया, पार्टिकल मूव नहीं कर रही, सिर्फ क्या चेंज कर रही है, एनर्जी। ठीक है, तो देखो इस तरीके से पार्टिकल कभी भी मूव नहीं करते, मतलब पार्टिकल ट्रेवल नहीं करते, वो अपनी सिर्फ एनर्जी ट्रेवल करती है और मोमेंटम ट्रेवल करता है। तो हमारा जो डिस्टरबेंस है वो इन फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है, इन स्ट्रिंग की फॉर्म में। सेकंड आता है हमारा प्रेशर। प्रेशर मतलब डिस्टरबेंस हमारा प्रेशर की फॉर्म में कैसे हो सकता है, मान लिया इसका एग्जांपल है साउंड वेव्स। जो हमारी साउंड वेव्स होती हैं, जैसे मान लिया हम बोलते हैं, मान लिया ऐसे बोले तो क्या होगी, जो यहाँ पे पार्टिकल है हमारे, पार्टिकल वो दूसरे, मतलब इस, ये पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, इनके वाइब्रेशन के कारण इस पार्टिकल में आएगा, और इसके कारण देखो जब इनमें वाइब्रेशन आएगा तो इनमें ये प्रेशर लगेगा, प्रेशर लगेगा तो इस वाले प्रेशर, मतलब इस, ये पार्टिकल इसको ऐसे धकेल देगा, फिर ये क्या करेगा, ये पार्टिकल अगले वाले पार्टिकल को, मतलब एक दूसरे के ऊपर वो प्रेशर लगाते जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो जो डिस्टरबेंस प्रेशर के कारण होता है तो वो क्या होता है हमारा, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो डिस्टरबेंस होता है वो प्रेशर के कारण होगा। ठीक है, तो इन फॉर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है, प्रेशर की फॉर्म में हो सकता है हमारे साउंड वेव्स, और भी अलग अलग तरीके के होता है इन फॉर्म्स ऑफ डेंसिटी के, वाटर में भी हो सकता है इन फॉर्म्स ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी की फॉर्म वाटर में यूज हो सकती है डिस्टरबेंस की। और जो हमारा फोर्थ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड, मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारी वेव्स में, मतलब ऐसे ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मतलब होता है। ठीक है, मतलब जैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जैसे परपेंडिकुलर होते हैं, साउंड वेव इस तरीके से, तो ये ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग टाइप के डिस्टरबेंस हुए। तो इन फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये ऐसे स्ट्रिंग में हो सकता है, प्रेशर की फॉर्म में हो सकता है हमारा साउंड वेव्स, मतलब साउंड वेव जिसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और इन फॉर्म्स ऑफ डेंसिटी, इन फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारे जो डिस्टरबेंस हो सकते हैं वो अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ वेव्स देखते हैं। सबसे पहले हमारी दो वेव्स आती हैं, मतलब दो टाइप्स आते हैं। एक तो आता है मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, और दूसरा आता है हमारा नॉन मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं, मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिन्हें एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स विच रिक्वायर ए मीडियम टू ट्रेवल, मतलब ट्रेवल करने के लिए जिन्हें मीडियम की जरूरत होती है, जिसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, साउंड वेव्स, साउंड वेव्स। ठीक है, और जो वेव्स हम, मतलब जिन्हें मतलब कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो कौन सी होती है, नॉन मैकेनिकल वेव्स। और वो कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे मतलब ऐसे हम कह सकते हैं जो हमारे वैक्यूम के अंदर मतलब मूव करती हैं, तो वो कौन कौन सी होती है, जैसे हमारी विजिबल रेज होती है, जो हमारी रेज जो हमारी सन से आती है ना, विजिबल रेज, और इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज, रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स रेज।
ठीक है, ये सारी, इन्हें कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है, वैक्यूम के अंदर ट्रेवल करती हैं। तो मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती है, जो इनको मतलब जो जिन्हें क्या होते हैं, मतलब एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है अपनी ट्रेवलिंग में। और जो नॉन मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती है, जिन्हें कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। अब मीडियम मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ए मीडियम, अब क्योंकि मीडियम के बेसिस पे हमारे मैकेनिकल वेव्स थी, इनमें भी दो टाइप्स बनते हैं। ऑन बेसिस ऑफ मीडियम, इधर लिख देते हैं ऑन बेसिस ऑफ मीडियम, इसमें दो टाइप्स आते हैं। एक तो आती है हमारी ट्रांसवर्स वेव्स, और दूसरी आती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती है हमारी, ट्रांसवर्स वेव वो होती हैं जिनकी जो पार्टिकल का मूवमेंट होता है वो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स हो। देखो इसका एक एग्जांपल कैसे होगा, जैसे मान लिया ये हो गया, इस तरफ हमारी क्या है, पार्टिकल मोशन, और ये है हमारी वेव मोशन। देखो इसका एक एग्जांपल बताएंगे, वेव मोशन इस तरफ है, और ये मान लिया हम पार्टिकल मोशन है इस तरफ। ठीक है, इसका एक एग्जांपल क्या है, मान लिया हमने एक इस स्ट्रिंग के साथ इस रस्सी को बांध रखा है, और यहाँ से हमने इसको एक जर्क दिया, तो क्या होगा, जैसे ही हमने यहाँ से इसको ऐसे इस तरीके से जर्क दिया इस तरीके से, तो क्या होगा, देखो इसका जो मोशन है कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे बनेगा। ये हमारी क्या है, मतलब ये पार्टिकल मोशन हुई इस तरफ, लेकिन हमारी वेव मोशन है, वेव कैसे जा रही है, आगे की ओर इस डायरेक्शन में, लेकिन हमने पार्टिकल को मूव कैसे करवाया, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ ए प्रोपेगेशन, क्योंकि वेव की मोशन है हमारी इस डायरेक्शन में, हमने पार्टिकल को किस डायरेक्शन में मूव करवाया, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ ए प्रोपेगेशन, इस तरफ हमने क्या इसको जर्क दिया था, और वेव कैसे हुई, इस तरीके से। तो जो हमारी मतलब जो पार्टिकल मोशन है, जो पार्टिकल की मोशन है, अगर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ ए प्रोपेगेशन ऑफ वेव हो, तो वो कौन सी होती है, हमारी ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल क्या हुआ, वेव्स ऑन स्ट्रिंग्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी ऐसे ही होती है, जैसे एक तो हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया हमारा वेव्स ऑन स्ट्रिंग्स, और सेकंड होगी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी, और वो कौन सी, देखो ऐसे होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें होता है, लेकिन हमारी वेव्स का मोशन कैसे होता है, इस डायरेक्शन में, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कौन सी वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, जो हमारे पार्टिकल की मोशन है वो क्या होती है, इन पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ ए प्रोपेगेशन, मतलब परपेंडिकुलर नहीं होती। जैसे हम मान सकते हैं साउंड वेव्स, देखो इसमें क्या होता है, मान लिया हमने पार्टिकल को, जैसे हमने बोलना शुरू किया, ठीक है, तो क्या होगा, ये पार्टिकल जो है, शुरू में पार्टिकल ये होगा, ये वाइब्रेट करेगा, ये इस वाले पार्टिकल पे प्रेशर लगाएगा, फिर ये इस वाले पार्टिकल पे, और हमारी जो साउंड है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो हमने जिस मतलब पार्टिकल को मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ, और हमारी वेव्स भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर हमारी पार्टिकल ऑफ ए मोशन पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ ए प्रोपेगेशन हो, मतलब वेव्स का प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में ही हमारे पार्टिकल की मोशन हो, तो वो कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, इसका एक एग्जांपल क्या है, साउंड वेव्स इन एयर। ठीक है, इसका ये एग्जांपल होगी, तो ये होगी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब देखो हमारी जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं उसको रिजिडिटी की जो प्रॉपर्टी होती है उसको उस प्रॉपर्टी की ज्यादा जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल की मोशन डायरेक्शन ऑफ ए प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा कि इसमें रिजिडिटी की ज्यादा प्रॉपर्टी चाहिए होगी। इसलिए जो हमारी ट्रांसवर्स वेव्स है ना वो सॉलिड में ज्यादा मिलती हैं, और एक होती है लिक्विड की सरफेस में। लिक्विड की सरफेस में भी क्यों होती है? क्योंकि लिक्विड का सरफेस टेंशन की तरह एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, क्योंकि हमने सरफेस टेंशन जो पढ़ा था कि लिक्विड का सरफेस हमेशा एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, यानी हम कह सकते हैं कि सॉलिड की तरह बिहेव करता है। इसीलिए सिर्फ हमारी जो ट्रांसवर्स वेव मिलेंगी या तो सॉलिड्स के अंदर या फिर ऑन द लिक्विड सरफेस ऑफ ए लिक्विड के। हम लिक्विड के अंदर भी नहीं कह सकते, सिर्फ सरफेस ऑफ लिक्विड पर और सॉलिड में। और जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो सॉलिड में भी, लिक्विड में भी एंड गैसेज में भी मिल सकती हैं, तीनों में हो सकती हैं, ऑन सॉलिड, लिक्विड एंड
गैसेज। ठीक है, तो हमारी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो तीनों में मिल सकते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी एंड गैसेज में भी। लेकिन जो हमारी ट्रांसवर्स वेव्स हैं वो किस में मिलेंगी? सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के अंदर और हमारे जो लिक्विड की सरफेस है उसमें। तो हमने यहाँ पे देखा था कि जो हमारे रिपल्स फैक्टर बने थे ना वाटर सरफेस के अंदर, मतलब वाटर सरफेस के ऊपर, क्योंकि देखो इस तरीके से जो जा रहे थे तो वो हमारे सरफेस के ऊपर ही थे, तो वो हमारे जो रिपल फैक्टर थे ना वाटर सरफेस के ऊपर, वो क्या थे? वो लॉन्गिट्यूडनल भी वेव्स हो सकती हैं, ट्रांसवर्स भी, दोनों में ही हो सकती है। क्योंकि एक टाइप से, क्योंकि सरफेस, लिक्विड के सरफेस के ऊपर वर्क हो रहा है, तो मतलब ट्रांसवर्स भी बिहेव है उसमें, और लिक्विड है तो उसमें मतलब हम कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल भी, तो दोनों का होता है उसमें। ठीक है, तो जो हमारे रिपल्स ऑन वाटर सरफेस बनते हैं तो उसमें मतलब दोनों वेव्स होते हैं, ट्रांसवर्स भी एंड लॉन्गिट्यूडनल भी। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो, अब हम देखते हैं कि हमारी जनरल इक्वेशन जो होती है वेव्स की वो क्या होती है। देखो हमें पता है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था, मतलब जो डिस्टरबेंस था ना पार्टिकल का, वो अलग अलग फॉर्म में हो रहा था। मतलब कौन, मतलब डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में कब हुआ? जब हमारा स्ट्रिंग वाला एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, और प्रेशर की फॉर्म में, प्रेशर की फॉर्म कैसे आई थी? हमारी साउंड वेव्स का एग्जाम्पल लिया था। डेंसिटी जब हमने लिक्विड का, मतलब इस तरीके से जो हमारा डिस्टरबेंस था अलग अलग फॉर्म में था। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। मान लिया हमने यहाँ पे, ये मान लिया हमने डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, इसको हम मान लेते हैं y। ये क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का हमने डिस्प्लेसमेंट मान लिया। अब देखो जो ये पार्टिकल है ये क्या करेगा? ये जो हमारा, मान लेते देखो किस तरीके से मूव करे। हमने क्या लिया है? एक स्ट्रिंग लिया है, उसको टाई किया है एक इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से जैसे हमने यहाँ से इसको जर्क दिया थोड़ा सा, तो इस तरीके से करता हुआ ये हमारी होगी एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो हमारा जो, अगर हमसे पूछा जाए कि हमारा वाई जो डिस्प्लेसमेंट है, एक तो पूछा जाए कि अगर ऐसे कहा जाए कि इस पॉइंट पर, मतलब हमें बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा पार्टिकल का, मतलब हम ऐसे तो कह नहीं सकते कि एयर में होगा, तो हमें मतलब कैसे बताएंगे हम कि कैसे, मतलब हम ऐसे कह सकते कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स एक्सिस पर। ये जो हमारा एक्स एक्सिस है, क्योंकि इस पॉइंट पर हम बता सकते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो कहाँ है, क्योंकि इस पॉइंट से ही का हेल्प से ही हम बता सकते हैं। और सेकंड हमारा क्या है? किस टाइम पर, मतलब कि अगर हमसे पूछा जाए कि मान लिया ये वेव्स है किस टाइम पर इस एक्स एक्सिस पे है, तो मान लिया अगर t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 5, तो इस तरीके से हमारे टाइम पर भी, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट फैक्टर हुआ, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो किन किन पर डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन, एक तो एक्स पर, ये जो एक्स एक्सिस है एक तो एक्स पर, और सेकंड किस पे डिपेंड करेगा? हमारी टी के ऊपर, क्योंकि टाइम, एक तो ये टी और एक एक्स एक्सिस, क्योंकि इस वेव को हम तभी पूरी तरीके से डिफाइन कर पाएंगे जब इन दोनों की वैल्यू हमारे पास होगी। अगर हमसे पूछा जाए कि इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऐसे जाते हुए इस पॉइंट पर, मान लिया कितने सेकंड में इस पॉइंट पर इस पार्टिकल, जो ये पार्टिकल ऐसे जा रहा था, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मान लिया इस एक्सिस पर ऐसे पूछ लिया जाए तो हमें पहले क्या पता होना चाहिए? टाइम भी पता होना चाहिए, तो टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है और इस एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों पे ही डिपेंड कर रहा है इन ऑल द वेव। जो पार्टिकल मोशन होते हैं ना, देखो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा पार्टिकल इस तरीके से मूव करे, हर एक पार्टिकल हमारा ऐसे जंप करे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस पार्टिकल, ये जो पार्टिकल यहाँ पे ऐसे चम कर सकता है, उसके बाद पूरी वेव्स में ये ऐसे चम करे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड टी, इन दो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमारी इक्वेशन x और t की फॉर्म में हो, ठीक है, x और t की फॉर्म में हो मान लिया, तो क्या वो सारी, अगर मान लिया हमारे पास कोई इक्वेशन हो, ठीक है, मान लिया इसको इक्वेशन को हम दे देते हैं जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3t, क्या हम कह सकते हैं कि ये हमारी इक्वेशन होगी वेव की? नहीं कह सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन होगी। कोई भी इक्वेशन x या t की फॉर्म में गिवन हो वो जरूरी नहीं है वेव की इक्वेशन होगी, उसके लिए क्या करेंगे? कंडीशन होगी। वो कौन कौन सी कंडीशन होंगी? फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए, कोई भी कंडीशन x एंड t वाली में वेव नहीं हो सकती, उसमें कुछ कंडीशन होंगी। वो कौन कौन सी कंडीशन होंगी? देखो कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन तो होगी
कर्ल स्क्वायर वाई बाई कर्ल टी स्क्वायर इज इक्वल टू के कर्ल स्क्वायर वाई बाई कर्ल एक्स स्क्वायर, जहां पे हमारा जो के है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो, यानी हम के को कांस्टेंट मान सकते हैं लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी फर्स्ट कंडीशन हमारी ये है, मान लिया कोई भी इक्वेशन हो तो उसको हम पहले डेरिवेटिव मान लिया। देखो ये पहली फर्स्ट कंडीशन ये है, और सेकंड कंडीशन हमारी क्या है कि जो हमारी y है ना वो डिफाइन होना चाहिए हर एक वैल्यू ऑफ x एंड t, x एंड t की हर एक वैल्यू पे डिफाइन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन y इज डिफाइंड, y इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड t, x एंड t। तो x एंड t की हर एक वैल्यू पे डिफाइन होना चाहिए। तो कोई भी इक्वेशन x एंड t की टर्म वाली मतलब फॉर्म वाली हमारी वेव्स नहीं होंगी, उसके लिए ये दो कंडीशन नेसेसरी हैं। कौन कौन सी? एक तो कर्ल स्क्वायर वाई बाई कर्ल टी स्क्वायर इज इक्वल टू के कर्ल स्क्वायर वाई बाई कर्ल एक्स स्क्वायर, और के हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट हो सकता है। और वाई है डिपेंड करेगा हर एक वैल्यू ऑफ एक्स एंड टी पर, मतलब हर एक वैल्यू डिफाइन होना चाहिए, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आनी चाहिए। इनफाइनाइट इन्फिनिटी तो हमारी नॉट डिफाइन होती है ना, मतलब डिफाइंड वैल्यू आनी चाहिए वाई की। देखो ठीक है, ये दो कंडीशन होनी चाहिए। देखो मान लिया अगर हमसे एक एसएचएम की इक्वेशन दे दी जाए y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, हम इसको देखते हैं कि क्या वेव्स है एसएचएम। देखो ये एसएचएम की इक्वेशन आ गई, इसको हम पहले वेव्स देखने के लिए पहले क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे कर्ल स्क्वायर वाई बाय कर्ल टी स्क्वायर की, ये कंडीशन यूज करें। अब देखो कर्ल पहले कर्ल वाई बाय कर्ल टी देखेंगे, क्या आएगा ए ओमेगा कोस ओमेगा टी आएगा, और फिर सेकंड डेरिवेटिव करेंगे कर्ल स्क्वायर वाई बाय कर्ल टी स्क्वायर, वो किसके इक्वल आ जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर और कोस का माइनस साइन, और ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये आ गया, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर दिया। आप सेकंड ये राइट हैंड साइड जब सोल्व करेंगे तो कर्ल स्क्वायर वाई बाय, देखो पहले कर्ल वाई बाय कर्ल एक्स, अब वाई ये जो है इसमें एक्स तो है नहीं, तो ये वाला भाग क्या आ जाएगा जीरो, तो ये वाला पार्ट जो है जीरो आ गया। अब दोनों इक्वल तो नहीं हुए, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी एसएचएम होती है ना वो एक वेव्स नहीं होती। देखो क्योंकि हमने एसएचएम की इक्वेशन से देखा ये दोनों जो है वेव्स की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही। जब ये एसएचएम जो है वेव्स की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही तो हम नहीं कह सकते कि हमारी जो एसएचएम है वो एक वेव्स है। ठीक है, तो एसएचएम जो हमारी एसएचएम है वो एक वेव्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि जो हमारी एसएचएम है इज नॉट ए वेव बिकॉज इट नॉट फॉलो द कंडीशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ए वेव। ठीक है, तो एसएचएम इज नॉट ए वेव, नॉट ए वेव। तो कोई भी इक्वेशन हो, मान लिया एक्स एंड टी की फॉर्म में है, तो उसको ये देखने के लिए क्या वो वेव है, बेशक ये कंडीशन है होती है वाई में कि जो हमारे डिस्प्लेसमेंट में मतलब हमारी इक्वेशन ऑफ वेव में कि एक्स एंड टी की फॉर्म में हमारा जो है इक्वेशन होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए ये कंडीशन देखनी पड़ेगी कि कोई भी एक्स एंड टी की फॉर्म में इक्वेशन होगी वो वेव्स नहीं हो सकती। उनके लिए ये दो कंडीशन अप्लाई करके देखनी पड़ेगी। अगर वाई डिफाइन होगा हर एक वैल्यू ऑफ एक्स एंड टी पे, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, वाई की। तो ये हमारी जो एसएचएम थी, तो हमने यहाँ से देखा कि एसएचएम हमारी क्या थी, एक वेव नहीं थी। अब देखो सेकंड एग्जांपल, इसमें हम सेकंड एग्जांपल क्या ले, प्लेन हार्मोनिक जो वेव इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। ये जो हमारी क्या होती है वेव हार्मोनिक इक्वेशन होती है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसका जो डेरिवेशन है। यहाँ से इसका एक एग्जांपल लेके करवा देते पहले। इसमें जो y है पहले कर्ल वाई बाई, क्योंकि हमें क्या देखनी, क्या ये वेव होती है, पहले इसमें कंडीशन देखनी पड़ेगी। कर्ल वाई बाई कर्ल टी सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ए कोस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, क्योंकि हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ओमेगा आ जाएगा बाहर। ठीक है, फिर कर्ल वाई बाय कर्ल टी स्क्वायर, उसके बाद ये आ जाएगा उसमें माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, इसमें भी के एक्स। ठीक है, यहाँ से आ गया कर्ल वाई बाय। उसके बाद क्या देखेंगे, सेकंड वाला जो पार्ट था कर्ल स्क्वायर वाई बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, तो पहले कर्ल वाई बाय कर्ल एक्स सोल्व करेंगे तो ए कोस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स
और x के रिस्पेक्ट में तो k आ जाएगा बाहर। उसके बाद कर्ल स्क्वायर y बाय कर्ल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें कोस का आ जाएगा माइनस साइन, तो माइनस के स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। ठीक है, इसका ये आ जाएगा, मतलब कर्ल स्क्वायर वाई ये आ जाएगा। उसके बाद देखो ये जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, मान ले इसको फर्स्ट इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो क्या बनेगा यहाँ से, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो कर्ल स्क्वायर वाई बाई कर्ल टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कर्ल स्क्वायर वाई बाय कर्ल टी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल बनी, ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर, माइनस नहीं क्योंकि माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनी इक्वेशन, कर्ल स्क्वायर बाई कर्ल एक्स स्क्वायर आ जाएगा टी, टी नहीं होएगा एक्स स्क्वायर है ये। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, कर्ल स्क्वायर वाई बाई कर्ल टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर इनटू आएगा कर्ल स्क्वायर वाई बाई कर्ल एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन बनी। जब इसका हमने सॉल्यूशन निकाला तो वो जो सॉल्यूशन आया y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस माइनस बी टी, मतलब जब हमने सिंपल हार्मोनिक जो हमारी हार्मोनिक की इक्वेशन निकाली उससे जो हमारा सॉल्यूशन आया डिस्प्लेसमेंट का, वेव्स के डिस्प्लेसमेंट का, वो ये आया f इज इक्वल टू ए एक्स प्लस माइनस बी टी। मतलब ये हमारी क्या आई, जर्नल इक्वेशन ऑफ ए वेव्स, जर्नल इक्वेशन ऑफ वेव्स ये आई हमारी। ये जो प्रीवियस जो हमने कंडीशन दी थी दो, कर्ल स्क्वायर वाई बाय कर्ल टी स्क्वायर इज इक्वल टू के कर्ल स्क्वायर वाई बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, ये जो कंडीशन आई थी प्रीवियस वाली वो क्या थी, वो हमारी इक्वेशन की ही कंडीशन थी, जनरल इक्वेशन ही थी हमारी वेव्स, लेकिन वो किस फॉर्म में थी, जब हमारे पास ए एंड बी क्या थे, कांस्टेंट थे। अब हमने जब हार्मोनिक इक्वेशन मानी तो इसमें जो ए एंड बी की कुछ वैल्यू गिवन होंगी। ठीक है, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा, इसमें भी सेकंड फर्स्ट कंडीशन तो यही होगी जनरल इक्वेशन की एफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी, और सेकंड कंडीशन क्या होगी कि जो हमारा वाई है वो डिफाइन होना चाहिए हर एक वैल्यू पे, डिफाइंड इन ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड टी, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड टी, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आनी चाहिए वाई की, तो हमारे पास क्या आनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन होगी। ठीक है, अगर मान लिया हमारे पास इक्वेशन कुछ इसी तरीके से दे दी जाए कि y इज इक्वल टू log x प्लस 2t है, क्या ये वेव्स होगी, इसमें हमें कंडीशन लगा के देखनी पड़ेगी कि y, मान लिया अगर इसकी कंडीशन किसी भी मतलब किसी भी तरीके से लेस देन 0 आ जाए, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 0 भी मान लेते हैं एक बार, कई मतलब आ भी सकते हैं इसकी वैल्यू 0, अगर 0 आ गई मान लिया, अगर लेस देन 0 आगे तो 0 तो डिफाइन हो सकता है ना, इसकी मान लिया इसकी कंडीशन हम क्या माने कि माइनस मान लेते हैं। अब लॉग नेगेटिव है, लॉग जो नेगेटिव है वो तो नॉन डिफाइन होता है ना, वो डिफाइंड नहीं होता नॉन नेगेटिव, तो इसमें ये वेव्स नहीं होगी। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि हम ऐसे नहीं कह सकते कि कोई भी जो फॉर्म इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी टी की फॉर्म में, मतलब एक्स और टी की फॉर्म में, वो हमारी वेव्स नहीं होती। उसके लिए हमें कंडीशन क्या देखनी पड़ेगी कि हमारी वाई जो है डिफाइन होना चाहिए हर एक वैल्यू पे। अगर मान लिया हमारी इक्वेशन कुछ इसी तरीके से दे दी जाए 1/2x प्लस 3t, क्या वेव्स होगी, पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि क्या y डिफाइन है। अगर मान लिया किसी भी कंडीशन में इसकी वैल्यू 0 आ जाए 2x प्लस, ये तो इन्फिनिटी बन जाएगा। अगर मान लिया 2x प्लस 3t किसी भी कंडीशन पे 0 ले आ भी सकती है तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन y तो हमारा डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे ये भी हमारी वेव की इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमारी वेव्स की इक्वेशन है कि हमारा जो y है वो वेल डिफाइन होना चाहिए एक्स एंड टी की हर एक वैल्यू पे। ठीक है, तो मान लिया अगर हमें इक्वेशन दे दी जाए e की पावर माइनस एक्स माइनस वी टी का स्क्वायर, अब देखो ये हर एक वैल्यू पे डिफाइन होगी, क्योंकि देखो अगर x माइनस वी टी है, अगर मान लिया वो 0 भी आ जाए तो एक्सपोनेंशियल की पावर 0 क्या होता है 1, जो कि डिफाइन है। अगर मान लिया x माइनस वी टी है वो इनफाइनाइट आ जाए, इसकी जो एक्सपोनेंशियल की पावर इन्फिनिटी 1/∞ यानी 0, ये भी क्या है डिफाइन होगा। अगर माइनस इन्फिनिटी तो मतलब ये जो वैल्यू है ये हर एक पॉइंट पर डिफाइन होगा, यानी जो हमारी वेव इक्वेशन है ये e की पावर, ये जो हमारी मोस्ट यूज मतलब इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारी वेव्स की, e की पावर
मतलब e की पावर माइनस एक्स माइनस वी टी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल है वेव का, इक्वेशन नहीं है। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है कि हमारी वेव्स बन रही है इस इक्वेशन में। ठीक है, तो ये हमारी वेव्स का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल तो ये हो गया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस माइनस बी टी, जो ये इक्वेशन आई थी प्लस माइनस बी टी, ये था, ये हमारी क्या थी, एक जनरल इक्वेशन थी वेव्स की। ये कब होती है, जब हमारी कुछ ए एंड बी की मतलब कांस्टेंट टर्म ना होके कुछ हमें वेरिएबल दिए जाए। ठीक है, और वो जो हमारी इक्वेशन कब थी, जब हमारी ये कांस्टेंट मान ली गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से उसके बाद अगर हमें वेव वेलोसिटी निकालनी हो यहीं से, क्योंकि हमारे कई बार न्यूमेरिकल में दे दिया जाता है कि फाइंड द वेव वेलोसिटी ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो वेव वेलोसिटी निकालनी हो तो कोफिशिएंट ऑफ टी, जो हमारी ए एक्स प्लस माइनस बी टी इक्वेशन आई थी, कोफिशिएंट ऑफ टी बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी हम ऐसे कह सकते हैं बी बाई ए, कोफिशिएंट ऑफ टी बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी बी बाई। तो ये हमारी वेव वेलोसिटी निकालने की इक्वेशन थी। ठीक है, क्योंकि वेव वेलोसिटी कई बार न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर मान लिया ए एक्स प्लस जो ए एक्स प्लस बी टी है, मतलब ए और बी के अगर जब दोनों सेम साइन हो, यानी हम कह सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी टी हो या फिर माइनस ए माइनस बी टी हो। ये इक्वेशन जो थी ना, ए एक्स प्लस माइनस बी टी, देखो आगे सोल्व करती हुई, देखो ये इक्वेशन थी ना हमारी जनरल इक्वेशन वेव्स की। अगर मान लिया ए एक्स प्लस जो बी टी है उनके पास अगर सेम साइन हो, या फिर हम ऐसे, फर्स्ट कंडीशन है ए एक्स प्लस बी टी, और या फिर दोनों के पास सेम साइन हो माइनस ए एक्स माइनस बी टी, क्योंकि देखो ए के पास यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन, यहाँ पे भी, तो क्या होगा उस कंडीशन में, क्या होगा कि वेव जो है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवलिंग कर रही होंगी। वेव्स इज इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन के नेगेटिव साइड में होंगी। और अगर मान लिया ए और बी के पास मतलब ओपोजिट साइन है, ए एक्स माइनस बी टी और माइनस ए एक्स प्लस बी टी, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारी वेव्स है वो एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होंगी। ठीक है, वेव इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, कंडीशन थी हमारी वेव जो ऐसे पहचानने के लिए कि कौन सी हमारी इक्वेशन जो है वेव कर रही है, तो ये। ठीक है, तो ये कंडीशन देखनी पड़ेंगी हमें कि कैसी हमारा जो y है वेल डिफाइन होना चाहिए हर एक पॉइंट पर, और कर्ल स्क्वायर y बाई ए एक्स प्लस माइनस बी टी की हर एक जो इक्वेशन है इस इक्वेशन वाली वेव्स नहीं होगी, हमें उसके लिए कंडीशन अप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो ये हमारी वेव्स की इक्वेशन थी। नेक्स्ट लेक्चर में इससे करेंगे इससे आगे। कि आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।